और वैसे आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट कि अगर आप सच में 70 में 70 लाना चाहते हैं ना, तो इस टॉपर फिजिक्स चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेक करिए, पूरा एकदम सीरीज ही लाया हूं। और जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, वो जिनका एग्जाम पढ़ रहा है अभी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि देखिए क्वेश्चन लड़ा कि नहीं, पूरा के पूरा लड़ता कि नहीं, पूरा के पूरा लड़ेगा ही, बाहर आएगा नहीं। बस आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना। और जो नए वाले हैं उनको बता दूं कि मैं एस मनी सर पटना खेमनी चेक से आप लोगों के लिए 70 में 70 सीरीज लाया हूं मेरे बच्चों, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 पढ़ेंगे। खत्म हो जाएगा चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव, अगले क्लास में चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव आएगा। ऐसा करके पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, ये हमारा नया वाला एमिंग हाई ऐप है, इसको इंस्टॉल करिएगा। नीचे वाला पुराना वाला ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल मत करिएगा। नीचे वाला देखिए, ये एमिंग हाई का ऐसा लोगो है जिसमें न्यू लिखा हुआ है, ये वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है उसी में। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे क्लास डालते हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, सारे बच्चे हो जाइए तैयार। अच्छा, एक बात और, जो स्टूडेंट्स पहली बार आए ना चैनल पे, उनके लिए कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल टॉपर फिजिक्स के नाम से है। तो टॉपर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज्वाइन होना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये, इसको सेव कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से नया वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन है ना, उसको व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, हमें भेजिएगा जरूर लिख लिख के। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नाम क्या बोलूं, हमारे हरे कृष्णा है, मणिकांत है, और भी कई सारे स्टूडेंट जो रेगुलर भेज रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। वर्षा है, उसके बाद रक्षा वर्मा है। चलिए, तो यहां देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 22 तक हम पिछले सीरीज में पढ़ लिए थे। 23 में क्या कह रहा है, देखिए, विद्युतीय परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। यानी अमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट है विद्युतीय परिपथ जिसमें हम लोग करंट बहा रहे हैं बैटरी से, और अमीटर को अगर ज्वाइन करना है बच्चों, तो इस अमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ने से क्या होता है ना, कि देखिए, अमीटर के जरिए हम लोग करंट को नापते हैं कि कितना करंट बह रहा है। तो अगर हम सीरीज यानी श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि अमीटर के जरिए करंट गुजरेगा और करंट ना पाएगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर, मान लीजिए आपका ये रजिस्टर है, प्रतिरोध, और इसके किनारों पे कितना वोल्टेज है, कितना विभवांतर है, वो नापना है। तो उसके लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो याद रखेंगे कि अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, यानी इसको सीरीज में, इसको पैरेलल में, ठीक है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज और बता दूं, जो क्वेश्चन लिखेंगे ना कॉपी में, 70 वाले 70 सीरीज वाले कॉपी में, उसमें इस चीज को लिख लीजिएगा, क्या कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। बहुत कम रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि सीरीज में जुड़ता है ना, और इससे करंट गुजरता है ना। तो सोचिए कि अगर इससे करंट गुजरता और इसका रेजिस्टेंस अगर 0 ना हुआ, मान के चलिए 0 ना हुआ, तो करंट को बहने में रुकावट ना डालेगा। और वही वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसका लगभग में रेजिस्टेंस इंफिनिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, और पूरा के पूरा करंट इधर रजिस्टर से गुजरना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? इसलिए अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी रहेगा, तो इधर से करंट नहीं गुजरेगा। अगर नहीं रहा तो कुछ करंट इधर से भी गुजर जाएगा, जो कि हमारा एनर्जी बर्बाद होगा, ठीक है। तो हमारा अमीटर होता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में, इसीलिए इससे करंट होकर के गुजरना ही है, गुजरेगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए आइडियल का, ठीक है, आदर्श का। और आदर्श वोल्ट मीटर है, उससे करंट नहीं गुजरना चाहिए, बल्कि मेन जो रास्ता है उससे करंट जाना चाहिए, इधर से नहीं गुजरना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और उसको वोल्ट मीटर को पैरेलल में, ठीक है बच्चों। यानी कि 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में और एक को समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पढ़िए। कह रहा क्वेश्चन में कि तांबे तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया गया। रूम का टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर आप लोग को पता होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में लगभग 300 केल्विन के बराबर। यानी कि जो रूम का टेम्परेचर होता है 300 केल्विन, वहां से ठंडा करके 80 केल्विन तक कर दिया गया। तो कह रहा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तांबा यानी कॉपर और जर्मेनियम का। देखिए यहां पे क्वेश्चन में नहीं है, आंसर कॉपर और जर्मेनियम में है। क्यों? क्योंकि कॉपर हमारा होता है कंडक्टर, हिंदी में चालक, आप लोगों को पता होगा, और जर्मेनियम हमारा होता है सेमीकंडक्टर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंडक्टर अगर ठंडा होगा, कॉपर जो कि कंडक्टर ठंडा होगा, तो इससे बढ़िया से करंट पास नहीं करता है। सॉरी, गलती हो गया, कॉपर अगर ठंडा होगा तो उससे बढ़िया से करंट पास करेगा, ठीक है। और बढ़िया से करंट पास हुआ यानी इसका रेजिस्टेंस हमारा कम गया, ठीक है, कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर हमारा मेरे बच्चों जो जर्मेनियम, वो सेमीकंडक्टर अगर ठंडा होगा, क्योंकि ठंडा करने की बात प्रश्न में कही जा रही है, तो उस समय सेमीकंडक्टर में ठंडा होने से बढ़िया से करंट पास नहीं करता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम गया, कॉपर वायर का डिक्रीज और जर्मेनियम का इंक्रीज। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। समझ में आ गया? मटेरियल के टाइप पर क्वेश्चन है कि एक है हमारा कंडक्टर यानी चालक और एक हमारा अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, देखिए मेरे बच्चों, जब दो और दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, एक ऐसे जोड़ दिए, दूसरा ऐसे जोड़ दिए, तीसरा ऐसे जोड़ दिए श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में और बैटरी वगैरह से जोड़ दिए, तो सबसे करंट सेम ना पास करेगा क्योंकि रास्ता सेम है ना। तो अगर इधर से करंट आएगा 2 × 2 देखिए सबसे सेम करंट जाएगा क्योंकि रास्ता सेम है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे करंट सेम सबके लिए होता है, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में सबके लिए वोल्टेज सेम होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबसे सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होगा। इसका 25 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26, क्लास को रोक रोक करके ना नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। 26 है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता था? व्हीटस्टोन ब्रिज तो आप लोग सुने होंगे, ऐसे करके रेजिस्टेंस होता है और बीच में जब करंट ना बहे तो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अगर ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4 है और बीच से कोई करंट ना बहे, बीच से करंट I0 होता है, आपको पता होगा R1/R2 = R3/R4 होता है। और वहां से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए मेरे बच्चों रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नापते हैं, और चाहे उच्च प्रतिरोध हो या निम्न वो नापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्योंकि आज के क्लास में कुछ न्यूमेरिकल भी। अगला, निम्न में कौन व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए उपयोग होता है? तो देखिए सुनिए, जैसे इसके पहले प्रश्न में हम लोगों ने बोला ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए प्रतिरोध नापते हैं, लेकिन बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या हो जाता है इसके पहले वाले प्रश्न में, समझिएगा कि अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध नापे तो प्रतिरोध जो हम बोल रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में कि R1/R2 = R3/R4 होता है, तो तभी ना होगा जब बीच से कोई करंट ना बहे। अगर बीच से करंट बहेगा तब तो हम R1/R2 = R3/R4 नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि बीच में इजली से करंट बहे, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा मॉडिफाई करके ना मीटर ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही दूसरा अच्छा वाला रूप है हमारा मीटर ब्रिज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दो बराबर विद्युत वाहक बल वाले सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे का विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है, समांतर क्रम में जोड़ दिया ऐसे करके, तो तुल्य कितना होगा? E के बराबर ही। श्रेणी क्रम में नहीं ना जोड़े हैं कि इसका भी वोल्टेज E, फिर इसका भी E और E मिलके 2E। श्रेणी क्रम सीरीज में नहीं जोड़े हैं, समांतर पैरेलल में जोड़े हैं। तो पैरेलल में इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 28 का ए। ठीक है, एकमात्र सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, इसका टोटल वोल्टेज E के बराबर ही होगा क्योंकि पैरेलल में दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज सेम होता है और जितना इसका वोल्टेज उतना इसका वोल्टेज, तो E के बराबर। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिए, इन सेलों के समांतर क्रम में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना तो हमको बहुत धारा प्राप्त होता है। जैसे मानकर चलिए, देखिए आप एक सेल को जोड़े, मान के चलिए आपने एक सेल को जोड़ा ऐसे करके कोई R प्रतिरोध से, देख रहे हो आप? यस, एक सेल को, क्लियर? यस बच्चों, तो इससे क्या होगा? कुछ करंट बहेगा ऐसे करके, होगा ना, करंट बहेगा। यस, मान लीजिए I1, एक सेल आपने और जोड़ दिया समांतर क्रम में ऐसे, तो इससे भी तो करंट I2 बहेगा और I1 I2 मिल के नहीं इसमें जाएगा। एक और आपने इधर और जोड़ दिया तो इससे I3 जाएगा। देखिए, तो सब का करंट मिल के न जाएगा इधर, तो इस समय क्या होगा कि सबसे अधिक विद्युत धारा मिलेगी। 29 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर, 30 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सेल, एक का विद्युत वाहक बल E1 और E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जोड़े हैं। यानी दो सेल है, एक का EMF E1, दूसरे का EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 R2 है, तो टोटल इक्विवेलेंट EMF यानी तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? प्रश्न ऐसा एग्जाम में आया, देखिए ऐसे कुछ होगा कि यहां पे कोई सेल है जिसका EMF E1 और अंदर से आंतरिक प्रतिरोध हमारा मेरे बच्चों R1 है। ठीक है, दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 और अंदर से आंतरिक प्रतिरोध हमारा मेरे बच्चों R2 के बराबर है। देख रहे हो? यस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तुल्य विद्युत वाहक बल हमारा कितने का होगा? ठीक है, तो हमको पता है कि तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो होता है सिग्मा E/R डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/R। ये होता है फॉर्मूला, 4 रहे 5 रहे, सिग्मा E/R मतलब इसके लिए भी बटा, इसके लिए भी बटा। तो देखिए पहला सेल है उसके लिए
हो जाएगा E1 बटा R1, दूसरा के लिए E2 बटा R2। ठीक है बच्चों, नीचे में इसके लिए 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर बच्चों, आइडिया लगा ना। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा R1R2। ठीक है बच्चों, यहां से सॉल्व करेंगे तो E1R2 प्लस E2R1, और नीचे में निकालेंगे तो नीचे में भी आ जाएगा R1R2 और यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2। सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 3 सेल रहता तो एक और करते, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। इससे हार्ड वाला क्वेश्चन जेई मेन वगैरह या नीट में पूछता है, ये तो इजी वाला है। अगला क्वेश्चन 30 के बाद 31 नंबर बच्चों, ध्यान से देखिएगा 31। चलिए 31 देखिए ये क्या कह रहा है। 31 में एक तार से 1 माइक्रो एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। अच्छा, करंट दे दिया, समय दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहा है, तो पहले चार्ज आप निकाल लीजिए। कैसे, देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो यहां से चार्ज निकालेंगे तो करंट इंटू टाइम होगा। करंट कितने का, 1 माइक्रो एम्पियर, यानी 1 गुना 10 का पावर -6, और टाइम है 1 सेकंड बच्चों। सॉल्व करेंगे तो 10 टू दी पावर -6 कूलॉम्ब के बराबर हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा तो चार्ज निकल गया, तो Q बराबर एन से एन बराबर QI नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के नंबर के लिए। Q आपको निकल गया 10 टू दी पावर -6 है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 13। समझ में आया क्वेश्चन। करंट दे दिया है, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहा है, तो पहले हम लोगों ने 1 सेकंड में चार्ज निकाला, और चार्ज के मदद से क्वांटाइजेशन जो फार्मूला होता है क्वांटमीकरण, उससे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लिया। 31 के बाद 32 आज कुछ न्यूमेरिकल होंगे। अगला, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो हीट क्या होगा। कह रहा है ना, अगर वोल्टेज सेम हो, समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि वोल्टेज अगर सेम हो, ठीक, तो अगर रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो हमारा जो उष्मा होगा, हीट होगा, वो क्या होगा। यानी हीट वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और उसमें भी किसके किसके रूप में, क्योंकि हीट का 3 फॉर्मूला होता था। तो एक वोल्टेज दे दिया है और एक प्रतिरोध यानी आर दिया है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस वाला, V²/RT याद है। अगर पावर की बात करते हो तो सिर्फ V²/R होता है, इसी में टाइम से इंटू कर देते हैं तो हीट निकल जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए शुरू में हीट निकला। अब क्या कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस आधा कर दिया जाए, वोल्टेज सेम रख के, तो अब जब हीट निकालेंगे H' तो V² रहेगा, R के जगह पर R/2 होगा, और ये 2 हमारा ऊपर चल जाएगा बच्चों, तो 2 इंटू V²/RT यानी 2 गुना हीट हो जाएगा ना। इसका सही आंसर हमारा 32 का बी हो जाएगा। देख रहे होंगे आप, ठीक ना। क्लियर बच्चों। 33 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में जोड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 ओम और 4 ओम का 2 प्रतिरोध जोड़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देख लीजिए, तो कह रहा है हीट जनरेटेड का रेशियो क्या होगा। देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है, देख रहे हो आप, यस। एक रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम का है, ठीक है। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का है, और इसे हमने जोड़ रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, जैसे ही पैरेलल में जोड़ दिया बच्चों, क्या होगा कि वोल्टेज दोनों का सेम होगा, V, ठीक है। तो पहला से अगर हीट निकालेंगे तो हीट का फार्मूला अभी पढ़े हम लोगों ने, V²/RT, क्योंकि V सेम है तो V वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो V² मतलब वोल्टेज तो सेम है, और के जगह पर रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा इंटू T। दूसरे से हीट निकालेंगे तो सेम फार्मूला V²/RT, V तो सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और दूसरे का 4 ओम इंटू T। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे, T से T कट जाएगा, V² से V² कटेगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/2 कट के हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा A। 33 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ये। चलिए 34 नंबर में आते हैं बच्चों। 34 समझ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला इजी था ना। हीट वाला फॉर्मूला V²/RT होता है, तो R हमको दे दिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया, इसलिए हमने V सेम लिया, और फॉर्मूला भी V²/RT इसलिए क्योंकि R दिया हुआ है पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में V सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। मेरे बच्चों याद रखिएगा, विभव मापी पोटेंशियोमीटर से, ठीक ना। वोल्ट मीटर से ना वोल्टेज नाप सकते हैं, विद्युत वाहक बल नापने में बड़ा समस्या आ जाता है वोल्ट मीटर से, याद रखिएगा मेरा बात।
समझे मैंने क्या बोला? वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विद्युत वाहक बल यानी एग्जैक्ट वोल्टेज ईएमएफ मेजर कर ले तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा, विभव मापी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किस प्रकार का पदार्थ विभव मापी के तार का बना होता है? देखिए विभव मापी में जो तार होता है ना, जनरली वो मेरे बच्चों बना रहता है विभव मापी में तार, वो मैग्नीन वगैरह, मैग्नीन होता है या फिर मेरे बच्चों क्या बोलता है, मतलब अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है, कॉन्स्टेंटेंटन होता है। उससे होता क्या है ना, जो विभव मापी में जो तार होता है, आप सुने होंगे ऐसे करके जो तार रहता है, यहाँ पे बैटरी वगैरह लगाते हैं ना, और विभव मापी में ऐसे जो तार लगाते हैं, तो जो तार विभव मापी का होता है इसलिए बनता है ना कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, ये सबसे, क्योंकि ये सब जो पदार्थ है ना, ये सब के पदार्थ के पास एक गुण होता है कि ये टेम्परेचर बदलने के साथ साथ अपना प्रतिरोध उतना नहीं बदलता है। कॉन्स्टेंटेंटन या मैग्नीन ये सब नहीं समझे? जैसे मैंने आपने एक बना दिया विभव मापी, ठीक है, या पोटेंशियोमीटर बोल दीजिए, जो भी आपने बना दिया, ठीक है, और उसमें तार यूज कर लिया, पता चला कि तार का प्रतिरोध तो पहले से आपको पता था कि आपने इतने ओम का प्रतिरोध यूज किया, रेजिस्टेंस का तार यूज किया। अब बाद में जब यूज करने लगे तो गर्म होकर तार का प्रतिरोध चेंज हो गया, तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों यूज किया जाता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध बदलने का जो दर होता है बहुत कम होता है, अल्फा बहुत कम। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पूछ देगा ऐसा क्यों यूज करते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन ये सब वो तार है जिसमें टेम्परेचर जब बदलेगा, तापमान, तो उसके कारण प्रतिरोध उतना नहीं बदलता, मतलब ना के बराबर बदलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, न्यूमेरिकल है, आपने पढ़ा होगा विभव मापी के लिए, देख लीजिए। कह रहा है कि यदि दो सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है और उन सेलों से विभव मापी की तार की लंबाई पर एक जगह L1 और एक जगह L2 पर मिल रहा है हमको संतुलन का दूरी, समझ रहे हैं ना, ईएमएफ E1 E2 और L1 L2 दूरी पर संतुलन मिला था। आप लोग को पढ़े होंगे विभव मापी में फॉर्मूला E बराबर K इंटू L। तो पहले सेल के लिए अगर E1 निकालेंगे तो K L1 होगा, दूसरे सेल के लिए E2 निकालेंगे बच्चों K L2 होगा, और मुझसे ज्यादा बढ़िया से पता है कि K से K कट जाएगा और यहां से E1 बाई E2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, L1 बाई L2 के बराबर, यानी इसका सही आंसर 36 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर बच्चों देख लीजिए, 37 क्या कह रहा है 37 में, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। देखिए विभव मापी का तार का लंबाई बढ़ा देंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संतुलन ईएमएफ इक्वल टू के इंटू एल होता है, एल को बोलते हैं संतुलन बिंदु, तो एल की वैल्यू ई बाई के होगा, यही ना। तो अगर विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देंगे बच्चों तो के की वैल्यू उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो आपको पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, विभव मापी वाला क्लास कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो अगर के कमेगा तो एल हमारा बढ़ जाएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका सही आंसर भी, देखिए ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ी चिंता की विषय है बच्चों, क्योंकि कितनों रट के बोर्ड एग्जाम चलिए आप पास भी कर लिए, लेकिन नॉलेज कहाँ होगा, और नॉलेज नहीं होगा तो नौकरी वगैरह नहीं लगेगा, तो पढ़ थोड़ी ना इसलिए रहे सिर्फ कि बोर्ड पास हो जाए, कुछ करना भी तो है ना जिंदगी में। एमिंग हाई ऐप पे है कोर्स, जाके चेक कर लीजिएगा। कह रहा 60 वाट 40 वाट का दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो कितनी होगी शक्ति। देखिए श्रेणी क्रम में जब बल्ब जोड़ा जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस P2। तो एक बल्ब कितने वाट का, कितने शक्ति का, 60 का, एक का वाट पावर है 60 वाट, दूसरे का पावर 40 वाट। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके निकलेगा 1/P इक्वल टू, रिवर्स कर लीजिएगा तो 24 वाट आएगा। न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 38 के बाद 39 पढ़िए, 39 पढ़िए जल्दी से। क्या कह रहा है 39 में, 39 में कह रहा है कि दो बल्ब है 15 वाट 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट पे 15 वाट का ये बल्ब है, और ये 220 वोल्ट पे 60 वाट का बल्ब है। तो कह रहा है कि इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए सुनिए, इस बल्ब का पावर पता है, वोल्टेज पता है, इसका भी पावर पता है, वोल्टेज पता है, यानी शक्ति पता है, वोल्टेज पता है। तो क्या आप आर नहीं निकाल लेंगे उसकी मदद से, फार्मूला पढ़े होंगे P बराबर V स्क्वायर बाई आर, अभी हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं पावर का V स्क्वायर बाई आर, और हीट के लिए इसी में T इंटू कर देते हैं। तो पावर का V स्क्वायर बाई आर होगा, तो यहां से R की वैल्यू कितनी होगी, V स्क्वायर बाई P, यही ना हो जाएगा R की वैल्यू V स्क्वायर बाई P। तो पहला का अगर प्रतिरोध R1 निकाले तो V का स्क्वायर मतलब कितना, 220 का स्क्वायर बाई 15। ये दूसरे का प्रतिरोध अगर R निकालेंगे तो दूसरा है कितना, भी 220 ही है, तो 220 का स्क्वायर बाई कितना, 60 है ना। 220 का स्क्वायर बाई क्या होता है, आर की वैल्यू कितना है, V स्क्वायर बाई P। तो V है 220 वोल्ट और P है 15, तो इससे पहला का प्रतिरोध निकलेगा, दूसरा का भी निकाल लिए, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेशियो निकाल, जिससे इससे ये कट जाएगा 60 बाई 15, तो 15 4 60, इसका रेशियो हो जाएगा आंसर 4, यानी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों बी। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 40 नंबर देखिए, 40 क्या कह रहा है,
यदि एक 60 वाट और 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो देखिए सुनिए, बल्ब को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो बल्ब कम पावर का होता है वो ज्यादा पावर लेता है तो वो ज्यादा चमकेगा, जबकि समांतर क्रम में नहीं। अगर बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन सीरीज में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो कम पावर वाला बल्ब ज्यादा वाट के लेगा। कभी कभी देखते हैं ना जिंदगी में, किसी किसी को ताकत ना रहेगा तो खूब फुटफुटाएगा कस कस के एकदम, वही होता है यहाँ पे श्रेणी क्रम में। सीरीज में जब बल्ब को जोड़ेंगे ना तो कम वोल्टेज, जो कम पावर वाला बल्ब रहेगा वो ज्यादा पावर लेगा, वो ज्यादा चमकेगा। देखिए इसका 60 वाट है, 40 वाट, तो 40 वाट वाला ज्यादा चमकेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 40 का। याद रखिएगा, जबकि पैरेलल में जो ज्यादा पावर का रहेगा वो ज्यादा चमकेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में कम पावर वाला ज्यादा चमकेगा। तो 40 का सही आंसर भी हो जाएगा। 41 का देखिए बच्चों, 41 का सही आंसर, ये तो फॉर्मूला है J बराबर सिग्मा ई। अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि J बराबर सिग्मा ई होता है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। J जहां होता है हमारा विद्युत घनत्व, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, सिग्मा हमारा हो जाता है कंडक्टिविटी, हिंदी में चालकता, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, उसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कहिएगा तो नया वाला एमिंग है, अपनी प्रूव में डाल भी देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉन की शिथिलता काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम T के बीच क्या, तो ये तो बड़ा इजी फार्मूला है ना, ये तो फार्मूला ही हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर U प्लस AT से VD की बात करेंगे तो A की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल E बाई M इंटू T, यही तो फार्मूला होता है। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्लास के होंगे तो स्मॉल ई कैपिटल E इंटू T बाई M, यानी कि 42 का सही आंसर देखेंगे तो A हो जाएगा। ये फार्मूला है एग्जैक्ट। V बराबर U प्लस AT 9th वाले फार्मूला से निकलता है, 9th क्लास में जो पढ़ना था उससे। नेक्स्ट, एक सूखा सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, ठीक, और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, ओके, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और EMF हमारा 1.5 वोल्ट है। पढ़िए, यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध 1 ओम में 1 एम्पियर की धारा भेज रहा है तो विभवांतर कितना है? तो सेल का टर्मिनल विभवांतर पूछा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले फिगर ड्रॉ करिए तब बनेगा। देखिए 1.5 वोल्ट का एक सेल है, 1.5 वोल्ट EMF का है ना, और अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम है, ठीक, यस। और कह रहा है बाहर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है कुछ, ओके, और कह रहा है कि इससे धारा कितना बह रहा है? 1 एम्पियर का करंट। तो कह रहा है कि किनारा पे जो वोल्टेज होगा, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो कितना होगा? तो आपको पता है कि जो TPD होता है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पता होगा, वो E माइनस IR होता है, ठीक है। तो E की वैल्यू 1.5 हो गई, माइनस I की वैल्यू 1 एम्पियर है, R की वैल्यू 0.5, सॉल्व करेंगे 1.5 माइनस 0.5 यानी 1 वोल्ट हमारा TPD होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों किनारा पे जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44 पढ़िए। 44 में क्या कह रहा है, पढ़िए तो। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी EMF 1.5 वोल्ट है किसी बल्ब का, और 0.05 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया है, और 2 एम्पियर की करंट बह रही है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन। और 1.5 वोल्ट सेल का EMF है, ये देखिए 1.5 वोल्ट सेल का EMF है, ओके। और बाहर में एक रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस कितने का है? 0.05 ओम है ना, देख लीजिए। और करंट हमारा 2 एम्पियर का बह रहा है, ओके। तो अंदर का रेजिस्टेंस या स्मॉल r की वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू अंदर वाला। तो देखिए, तो करंट पता है, वोल्टेज पता है, और ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस ही पता है, नहीं तो लगा दीजिए V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R आपने पढ़ा होगा, V कितने का? 1.5 का, I2 का, टोटल R कितने का होगा जी? V पता है, I पता है, टोटल R कितने का होगा? दोनों अगर जुड़ा हुआ है लगातार तो एक है हमारा 0.05 का और एक हमारा R का, यही नहीं टोटल रेजिस्टेंस होगा, दोनों श्रेणी क्रम में होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए ना, कह रहा है कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जो अंदर में रेजिस्टेंस होता है वो 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो सही ऑप्शन पूछ रहा है। तो V हमारा 1.5 वोल्ट हो गया, I हमारा 2 एम्पियर का हो गया, और R निकालेंगे तो ये रेजिस्टेंस मिलकर ये हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1.5 बाई 2 कितना 75 इक्वल टू 0.05 प्लस R, यहाँ से R निकालेंगे तो इसको घटा देंगे तो 0.7 आ जाएगा। सही आंसर 44 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज इतना ही रहेगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पढ़िए दिल लगा के। हाँ, ये काम जरूर करिएगा कि इतना तक आए तो आप प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेक करिएगा, और नया वाला एमिंग हाई आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लीजिएगा। दोस्त को जरूर बता दीजिएगा कि यस मनी सर 70 में 70 से ला दिए। बस पढ़ते रहिए,
और दिल लगा के पढ़िए मेरे बच्चों, हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे, बस आपको मेहनत की जरूरत है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत करके अब रुक गए होंगे, अब नहीं कर रहे होंगे, तो करने की जरूरत है, लगातार करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, हल्ला मचाते रहिए, एकदम टॉपर बनिए। थैंक यू।